Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हमेशा सीबीएसई में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए सीखते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होता है। उस मैनेजर को बहुत सारा काम करना होता है। अब सिंगल वो मैनेजर अकेला वो इतना काम नहीं कर पाता, तो मैनेजर क्या करता है, अपने काम को डिवाइड कर देता है और उसके नीचे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो अपना काम बांट देता है। अब मैनेजर क्या कर रहा है, अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसने शेयर कर दी अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। ओके, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के साथ साथ मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ अथॉरिटी भी शेयर करेगा। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन या फिर पावर टू मेक डिसीजन। ठीक है ना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करा मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट्स को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के साथ साथ वो एक अथॉरिटी भी अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। ओके, इसके बाद क्या होगा, अपना काम तो उसने शेयर कर दिया। अब सबऑर्डिनेट्स जो हैं उसके काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से कर रहे हैं, जैसा उसे कहा गया है कर रहे हैं, उसको ये भी चेक करना होता है। तो उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो आके उसे बताते हैं कि काम हुआ है या नहीं हुआ है, कैसा काम हुआ है। मतलब एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं, आंसरेबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डेलीगेशन। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डेलीगेशन की डेफिनेशन कहती है अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट। देखिए, मैनेजर क्या होता है, मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंट अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट में क्या करता है, ट्रांसफर करता है अपने ट्रस्ट के हिसाब से, एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉइज हु आर एंट्रस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। और एक अकाउंटेबिलिटी भी उनसे क्रिएट करता है जिसको उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी होती है। मतलब उनसे पूछता है कि जो मैंने आपको काम दिया है वो डिजायर्ड मैनर में हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। तो एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी भी उनसे मांगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आइए देखते हैं इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आए। देखिए, हमने 3 एलिमेंट्स की बात करी, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा अथॉरिटी एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। डिटेल में आपको मैं बताता हूं क्या होता है ये। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है द वर्क असाइन्ड टू एन इंडिविजुअल। आपने किसी इंडिविजुअल को क्या काम दिया है, उस वर्क को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या देते हैं, वर्क देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो एक तरीके से सबऑर्डिनेट्स के लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है कि उन्हें जो भी काम मिला है वो उन्हें करना है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहां से ही एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी क्या होता है, एराइज हो जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो होता है वो हमेशा अपवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने सुपीरियर के लिए। तो सबऑर्डिनेट्स जो भी काम करेंगे वो उसी के हिसाब से करेंगे जो उनके सुपीरियर ने कहा होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए अगर हम बात करते हैं अथॉरिटी की, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। जो भी आपको काम मिला है, अब उस काम को आपको कैसे करना है, उसमें डिसीजन कैसे लेना है, उसकी पावर को हम कहते हैं अथॉरिटी। तो ये भी जो सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे निभानी है वो सही तरीके से निभा पाएगा। वैसे ही लास्ट होता है अकाउंटेबिलिटी। हाँ, और एक और चीज बताया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा अथॉरिटी के बराबर ही होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ग्रेटर हो जाएगी अथॉरिटी से तो ये भी बेकार होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कम हो जाएगी अथॉरिटी से तो वो भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोनों के बढ़ने घटने से क्या हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट या फिर नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क देखने को मिलता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा अथॉरिटी के बराबर ही होना चाहिए। वैसे अगर हम लास्ट अपने एलिमेंट की बात करें तो उसका नाम है अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। जो एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो क्या उन्होंने अच्छी तरह निभाई है, तो इसके लिए उन्हें आंसरेबल होना पड़ता है अपने सुपीरियर के सामने कि उन्होंने काम किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। तो इसी को हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के। आइए इनके बारे में ब्रीफ में हम डिफरेंस देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या फर्क है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग अगर मैं देखूं तो अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म जॉब, जो भी आपको जॉब मिला है उसे आपको परफॉर्म करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसरेबल फॉर द आउटपुट
ऑफ असाइन टास्क, जो भी आपको काम मिला था उसके लिए आपको अब आंसरेबल होना है कि काम हुआ है नहीं हुआ है, वो आपकी अकाउंटेबिलिटी है। डेलीगेशन, क्या अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है? हम पावर अपनी शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल पावर कैन बी शिफ्टेड, डेलीगेट हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट फुली डेलीगेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं पूरी तरीके से आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। और अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट नहीं हो सकती, जिसको काम मिला है वही अकाउंटेबल होगा, वही आंसरेबल होगा। किसी दूसरे पर्सन से हम नहीं पूछेंगे कि आपने वो काम या किया या नहीं किया। वैसे ओरिजिन, अथॉरिटी कहां से अराइज होती है? अथॉरिटी हमेशा फॉर्मल पोजीशन से अराइज होती है, जो सुपीरियर होता है वहां से अथॉरिटी अराइज हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है अराइजेस फ्रॉम द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब भी डेलीगेशन होगा अथॉरिटी का वहां से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी। एंड अकाउंटेबिलिटी कहां से अराइज होती है? अकाउंटेबिलिटी वहां से अराइज होती है जहां से आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, मतलब अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्लो ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो अथॉरिटी का जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स को क्या मिलती है? अथॉरिटी मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अपवर्ड फ्लो होता है, सबऑर्डिनेट हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने सुपीरियर के लिए, ठीक है ना। वैसे अकाउंटेबिलिटी का फ्लो भी क्या होता है? अपवर्ड होता है, सबऑर्डिनेट ही अकाउंटेबल होते हैं अपने सुपीरियर से। ओके, तो सबऑर्डिनेट्स को ही बताना होता है कि काम हुआ या नहीं हुआ। तो ये था क्या, एक बेसिस था जिसके हिसाब से हमने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को क्या किया, डिफरेंस उनका सीखा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, इनके एलिमेंट्स और इनके डिफरेंस के बारे में। आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के बारे में। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को ट्रांसफर करके मैनेजर्स को क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या फायदा देखने को मिलता है, उसी को हम इस इंपॉर्टेंस में सीखेंगे। देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो देखने को मिलता है वो है इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखिए, डेलीगेशन प्रोसेस में क्या होता है, मैनेजर जो होता है अपना रूटीन वर्क अपने सबऑर्डिनेट से बांट देता है, जिससे क्या होता है, मैनेजर अब फ्री हो जाता है अपने कामों से, अब वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पर क्या कर सकता है, कंसंट्रेट कर सकता है। ओके, तो जॉब अब जो होगा, मैनेजर ने क्या किया, बांट दिया है, तो अब मैनेजर अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से कर पाएगा, और जिनको उसने काम बांटा है, जिनको उन्होंने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो बंदे भी, वो सबऑर्डिनेट्स भी अपने काम को अच्छे से निभा पाएंगे, इफेक्टिव और एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो एक तरीके से इफेक्टिव मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। देखिए, डेलीगेशन करके एम्प्लॉइज को क्या मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है अपने टैलेंट को शो करने की, अब वो अपने स्किल को दिखा पाएंगे किसी काम को करने के लिए। तो डेलीगेशन करने से क्या हुआ है, वो एक तरीके से एक्सपीरियंस गेन कर पाते हैं, उनकी स्किल बढ़ती है, मतलब एक तरीके से फ्यूचर मैनेजर की तरह वो प्रिपेयर हो पाते हैं और हायर जॉब पोजीशन के लिए वो जा पाते हैं। इसलिए एम्प्लॉइज डेवलपमेंट यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंस मिलता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंस होता है डेलीगेशन का वो ये है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए, डेलीगेशन में मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करा, शेयर करने से क्या हुआ, सबऑर्डिनेट्स के पास एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, जिससे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी एक बिलोंगिंगनेस फील करेंगे, एक ट्रस्ट फील करेंगे कि हाँ, मैनेजमेंट का ट्रस्ट है उन पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो मोटिवेट फील करेंगे, तो एक तरीके से उनके लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की तरह काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंस है वो है फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। देखिए, डेलीगेशन करके मैनेजर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी पास कर दी है। अब किसको पास करी है, सबऑर्डिनेट्स को पास करी है उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, हर सबऑर्डिनेट्स के पास अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब का काम है, तो इससे डिवीजन करने से क्या हुआ, एक स्पेशलाइजेशन मिलेगा हमें वर्क में, और इसी से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंस हमें मिलता है वो है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। मैनेजमेंट हिरार्की, डेलीगेशन जो होता है उसके कारण सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बन पाता है। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जब भी बनेगा तो इससे एक मैनेजरियल हिरार्की क्रिएट होगी। तो मतलब यहाँ पर एक सुपीरियर का रिलेशन होगा और एक सबऑर्डिनेट होगा। सुपीरियर के पास पावर होगा अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करने का, तो ये मैनेजरियल हिरार्की को क्रिएट करता है। वैसे ही है बेटर कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर डेलीगेशन करके हमें क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे देते हैं, ठीक है ना, कि आपको काम करना है, और आपने काम नहीं किया है तो वो भी हमें आके बताना है काम कैसा हुआ है। तो हर वर्कर के अलग अलग काम मिला हुआ है, डिवीजन हो रखा है वर्क का, तो इससे क्या होगा, सब वर्क अपना अपना काम करेंगे, एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा मैनेजमेंट के अंदर, तो वही यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। वैसे ये सेवंथ है रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। देखिए, डेलीगेशन के प्रोसेस में मैनेजर क्या कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को शेयर कर दे रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो उससे मैनेजर का जो वर्कलोड होगा वो एक तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहा गया है कि रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे डेलीगेशन के। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस
वीडियो की आपको अगर पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।